So hi, good morning everybody. This is Vishwajit Datta and you are watching Success at Education Services, the Clatologist. CLAT 2025 दिसंबर को सबको लिखना है. सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं. You may be taking the help of some experts as well at the same time, which is very appreciating. You must not leave any stone unturned so that आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ टू ऑल सच पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्लीज़ पिछले साल के या पुराने सालों के पेपर्स को एक बार देखो एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि उसमें क्या पूछा जा रहा है. यदि आपको ये पता लगता है पेपर से कि इस साल ये चीज़ें पूछी गई हैं, इस साल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जामिनर के दिमाग में था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एग्जामिनर हैज़ मेड अ पेपर, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो दैट इन 2025 बाय द टाइम इन दिसंबर 2024 जब आप पेपर लिखने जाओगे, तो विद इन दिस टाइम पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम मार्च 2024 टू December 2024, what are the various events that has taken place in the country and all around the world which could become the basis for the paper construction. क्या हुआ ऐसा? यदि हमें कोई डायरेक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, वी आर बिलीविंग कि वो ठीक से कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू पुट आवर फोकस, रिपोज आवर फोकस एंड ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, और हम उस लाइन लेंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं. द सेकेंड इज दैट देयर आर लॉट मेनी पीपल आर सिटिंग एट होम, घर पे बैठ के सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. एट द सेम टाइम such kind of people do need some sort of inputs from the various resources that are available right now in the CLAT industry in fact. तो अब आप सबसे पहले काम क्या करो कि क्या पूछा गया 2024 में, ऐसा क्या पूछा गया था. जैसे आप पेपर का एनालिसिस करोगे यू आर एबल टू फाइंड आउट कि मेरे को क्या पढ़ना है. बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व hundreds and thousands of questions to clear this exam. You need to just work with an open mind. With just an open mind, you have to apply your mind while solving a particular question in the paper. ओपन माइंड से मेरा क्या मतलब है? ओपन माइंड से मेरा मतलब ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं तैयारी में यूटिलाइज कर रहा हूँ रिसोर्सेस का, उस रिसोर्स का सोशली बहुत इंपॉर्टेंस है. इट इज़ ए रेलेवेंट मटेरियल. जो मटेरियल मेरे साथ पढ़ने में यूटिलाइज किया जा रहा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यदि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो समझ जाना वो नहीं आएगा पेपर में. यस, आई कैन टेल यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. यदि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लॉट मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट यू सॉल्व ए मॉक टेस्ट पेपर एंड यू फाइंड आउट ओ माई गॉड दिस इज सो वेरी टफ, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या मेरे को समझ में ही नहीं आया टॉपिक क्या था. तो ये मान के चलना कि इस तरह के टॉपिक्स पेपर में नहीं आते. बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पेपर में आते. एक अच्छे कैंडिडेट को उन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. सो देयर इज ऑलवेज ए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन इन द माइंड ऑफ द पेपर सेटर कि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होना चाहिए या उसको इतना तो आना चाहिए, सो दैट ही कैन कंफर्टेबली बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द पेपर. इससे ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. ठीक है, मैं आपको 2024 का पेपर थोड़ा बताना चाहूँगा. ऑल्सो मैं ये जानता हूँ कि सबके पास है, बट केवल होना काफ़ी नहीं होता है. आपको थोड़ा सा उसमें जाना पड़ता है. उसमें जाके आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या पूछा जा रहा है. जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे आप देखोगे ना, यू आर एबल टू फाइंड आउट कि इस बार पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. चलिए मैं आपको सबसे एक वैसे इसके अंदर 5 sections आते हैं. as you know that the paper is comprising of 5 sections. Now to talk in details in each and every section it will definitely take some time. तो हम एक काम करते हैं, सबसे सिंपल सेक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो सबसे सिंपल सेक्शन होना चाहिए लीगल रीजनिंग. ऑल्दो सभी वो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको लग सकता है कि सर ये टॉपिक तो हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, सो हाउ कुड दिस टॉपिक इज ईजी. बिलीव माई वर्ड्स, व्हेन यू प्रिपेयर and by the time you have already prepared the exam, आप अंत में ये conclude करोगे, out of all the sections that were the part of the paper, the legal reasoning section was the most easiest section of the paper. और मेरी बात ध्यान से समझना,
कोई भी स्टूडेंट पेपर देने जाएगा ना, तो वो इस सेक्शन का एक भी सवाल छोड़ेगा नहीं, एक भी सवाल छोड़ेगा नहीं। और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप लॉ पढ़ने के लिए जा रहे हो। सो दे आर गोइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉ। वो आपसे किसी सेक्शन, किसी आर्टिकल को याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आपसे इतना जानना चाहते हैं कि किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को किसी सिचुएशन पे आप लगा सकते हो कि नहीं, और यदि लगा सकते हो तो क्या आप उसको रीजनिंग के तौर पे इवैल्यूएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके ऊपर पूरा का पूरा पेपर होता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, पैसेजेस कौन कौन से टॉपिक में पूछे गए हैं, और हम थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड सेक्शन ऑफ द पेपर एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 53। तो हम क्वेश्चन नंबर 53 तक पहुंचते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 53। In fact, I am going to take the whole paper one by one, section after section. बट चूंकि लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है और ये बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है, इसीलिए मैं इस सेक्शन पे पहले बात कर रहा हूँ। इसमें जो पैसेज पूछे गए उसमें से पहला पैसेज आप देख सकते हो, इट वाज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015। आप हमेशा इस बात को रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हर वो स्टूडेंट जो इस एग्जाम को प्रिपेयर करता हमेशा पढ़ेगा। हमारे कुछ कोर फंडामेंटल थ्योरीज है जिनको हमको पढ़ना ही पड़ता है। दिस इज वन ऑफ देम। मतलब ये जो पैसेज बनाया गया है या इनफैक्ट इसके अंदर जितनी सारी बातें कही गई है, ये किसी ने रैंडमली नहीं कही है, इट इज एक्चुअली गिवन इन द एक्ट। एक्ट के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा लिया, उस हिस्से में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह सकते हो, उनको आधार बना करके ये पूरा का पूरा पैसेज बनाया गया। तो ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमारे पढ़ने में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए ये कितना छोटा सा पैसेज है, इट इज़ नॉट ए बिग पैसेज। इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस पैसेज, छोटे छोटे इसके अंदर 4 पैराग्राफ से 4-4 लाइन, 3-3 लाइन के, एंड देन यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ओके, आप देख सकते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, उसके ऊपर क्या क्या बातें करता है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा पैसेज आया है। और फिर क्वेश्चंस। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आया है, इन इंडिया द लीगल लैंडस्केप सराउंडिंग ऑनलाइन डेफेमेशन। अब बताइए, ऑनलाइन डेफेमेशन के ऊपर सवाल आया है। कई बार हम अपने मर्जी से कुछ भी ऑनलाइन लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या वो कमेंट हम कर सकते हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में वो कमेंट डिफेमेशन का रूप ले लेता है, उसके ऊपर पैसेज है। अब कमेंट क्यों नहीं कर सकते, एक पब्लिक ओपिनियन तो आप देख सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आधार पर आप कुछ कर सकते हो, बट वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो उसके ऊपर ही पूरा का पूरा पैसेज है। डिफेमेशन मतलब आप किसी के रेपुटेशन को यदि खराब करते हो, और रेपुटेशन खराब करने के लिए आपने बिल्कुल डेलिब्रेट एक्ट किया है एंड द एक्ट इज नॉट एज पर द नॉर्म्स, एज पर द मैंडेट, तो गलत है, उसके ऊपर ही पैसेज है। नॉर्मली एक नॉर्मल सेंस में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफेमेशन, दैट यू विल स्टडी एज यू मूव इनटू द कोर्स। बट आई एम टेलिंग यू कि किसी के बारे में मुंह उठा के बोल देना या लिख देना सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, किसी भी जगह पर बोल देना इज नॉट समथिंग दैट इज राइट। उसके ऊपर ही पैसेज है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। आप यदि इस पूरे पैसेज को देखो तो आपको पता चलेगा कि सर इट इज़ अ वेरी स्मॉल पैसेज। यदि मैं लेंथ ऑफ द पैसेज की बात करूं तो आई डोंट थिंक इसको पढ़ने में 4-5 लाइन यहाँ पर है, 5 लाइन यहाँ पर है, 10 लाइन, और ये हो गया आपके पास 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 24 लाइन का पूरा पैसेज है, 23 लाइन, 24 लाइन का पैसेज है, विच आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू टेक मोर देन 2 मिनट्स। और इसके अंदर लिखे हुए शब्दों का मीनिंग और उस मीनिंग से रेलेवेंस निकालने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी टाइम लग सकता है। थोड़ा सा मैं आपको रीड करके बताना चाहूँगा, सिंस इट इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। इन इंडिया द लीगल लैंडस्केप सराउंडिंग ऑनलाइन डेफेमेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड डिबेट। बिल्कुल है, डिबेट है। विथ द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स
cases of online defamation have become increasingly common. Okay? Defamation refers to making false statement. ये यहाँ पर define किया है. Defamation refers to making false statements about someone that harm their reputation. अच्छा. Online defamation includes defamatory statement made on the internet, including social media, blogs, forums, and other online platforms. ये definition आ गया. One critical aspect of online defamation is determining the liability of intermediaries such as social media platforms or website for defamatory contents posted by users. अब यदि आप Facebook में लिख रहे हैं तो Facebook is acting as an intermediary for all of us. ठीक है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी को समझने के ऊपर ये पूरा का पूरा बात हो रहा है कि एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑनलाइन डिफेमेशन का कि हम कैसे ये डिटरमाइन करें द लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट फॉर डिफेमेटरी कॉन्टेंट्स पोस्टेड बाय यूजर्स. यदि आप कोई डिफेमेटरी कंटेंट लगा रहे हो तो उस डिफेमेटरी कंटेंट के लिए इंटरमीडियरीज मतलब जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी क्या लाइबिलिटी बनती है, उसके लिए एक सेक्शन आगे डिफाइन किया है. सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 provides a safe harbor. This is a very important point, the core point for this passage. Safe harbor for intermediaries, stating that they are not liable for the third party content if they act as intermediaries and follow due diligence in removing or disabling access to the content once notified. तो इंटरमीडियरीज की लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी यदि वो डिलीजेंस, केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ यदि काम कर रहे हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी के कंटेंट के कारण उनके ऊपर लाइबिलिटी फिट नहीं होगी. आगे कुछ बातें और है, रीड कर लेते हैं. हाउएवर डिटरमाइनिंग वेदर एन इंटरमीडियरी हैज फुलफिल्ड इट्स ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस कैन बी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल, कैसे पता करोगे कि इंटरमीडियरीज ने अपनी पूरी केयर एंड प्रोटेक्शन लिया है, अपनी ड्यूटी को निभाया है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. वो बोलेगा मैंने किया है, आप बोलोगे नहीं किया है, फिर वो बोलेगा नहीं मैंने ये किया है, आप बोलोगे आपने ठीक से नहीं किया उसको. तो अब इसमें बोल रहा था इंडियन जुडिशियरी सिस्टम हैज बीन एक्टिवली इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजंस, कर रही है. वन सिग्निफिकेंट केस इज द श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन विच द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट द इंटरमीडिएट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन ए वैलिड कोर्ट ऑर्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, दोनों में से कोई एक चीज हो, या तो कोर्ट के ऑर्डर हो या गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स हो फॉर रिमूवल कंटेंट नॉट अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट्स. यदि किसी ने प्राइवेटली कंप्लेन किया कि भाई देखो मेरे बारे में कोई व्यक्ति बुरा लिख रहा है, आप प्लीज उसको हटाइए, तो वो नहीं हटाएंगे. उनका कहना है, कोर्ट का कहना है कि यदि कोर्ट के ऑर्डर्स उनको मिले हैं कि आपको हटाना पड़ेगा तो हटाना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हो जिनके आधार पर वो काम करे उसको हटाए, लेकिन किसी भी प्राइवेट कंप्लेनेंट के कंप्लेन पर वो कंटेंट नहीं हटाया जा सकता है. द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट द इंटरमीडिएट शुड नॉट टेक ए प्रोएक्टिव रोल इन मॉनिटरिंग कंटेंट. बिल्कुल आप नहीं कर सकते, एज दिस कुड पोटेंशियली इन्फ्रिंज ऑन फ्री स्पीच. आप मेरे ऊपर नजर गड़ा के नहीं बैठ सकते कि आज ये क्या कंटेंट डालने वाला है. While the law provides a safe harbor, it does not absolve intermediaries from their responsibilities. वो जो सेक्शन 79 है वो इंटरमीडिएरीज के फेवर में काम कर रहा है, बट इसका कहीं ये मतलब ना निकाला जाए कि उनको पूरी तरह से एब्सॉल्व कर दिया फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी रहेगी. ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस often involve a balancing act between the right to freedom of expression and right to reputation. आपको बैलेंस बिठा के रखना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका कितना है और कितना राइट टू रेपुटेशन को आप डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को, उसके बीच का बैलेंस आपको बना के रखना है. द इंडियन लीगल सिस्टम रिक्वायर्स ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड द इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन वेदर दे क्वालिफाई एज डिफेमेटरी. हर एक स्टेटमेंट जो आप देते हो जरूरी नहीं है कि वो डिफेमेटरी हो. Depending upon the circumstances, depending upon the statement, content, context, it would be defined, it would be decided whether it is a defamatory statement or not. Additionally, the plaintiff in an online defamation case must prove that the statement was false. ये आपको बताना पड़ेगा. The plaintiff जिसके ऊपर नुकसान हुआ है उसको यह बताना पड़ेगा कि जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है that is absolutely false, it is damaging my reputation and it has been made with a degree of fault, मतलब गलती से, जानबूझकर आपने गलती से किया है, सच एज नेग्लिजेंस और एक्चुअल मलाइस. या तो आप पहले से गलत करना चाहते थे या गलती से आपने कर दिया, मतलब आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया इन पुटिंग द कंटेंट इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब इसकी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इसमें ऐसी भारी भरकम सी अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए
इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्राइमरी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। पहला सवाल देखिए, व्हाट इज ऑनलाइन डिफेमेशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। अब देखिए, आप इसको पढ़ के यदि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ सकता, लुक एट दिस। मेकिंग हार्मफुल स्टेटमेंट अबाउट समवन इन पर्सन। इन पर्सन मतलब खुद सामने, वन ऑन वन बोलना, ऐसा तो नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड ऑन द इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन, यही तो है। तीसरा, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। अब देखिए, अनवांटेड वर्ड्स इसके अंदर आ गए हैं जो कि आप बहुत आराम से बाहर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द ओनली राइट ऑप्शन दैट यू शुड गो विथ इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको बहुत कोई बड़ी चीज नहीं मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ इन द पेपर, आई डोंट थिंक सो। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये एक सवाल इजी है, ऐसे मैं किसी भी पैसेज में जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 एज मेंशन्ड इन द पैसेज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट डिफाइंस डिफेमेशन लॉज इन इंडिया? नो। इट प्रोवाइड सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडियरीज इन केसेस ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन? यस। जितने भी इंटरमीडियरीज है, चाहे वो फेसबुक हो या उस प्रकार के किसी वेबसाइट या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, उसको बचाने के लिए आप हर बार उसका कॉलर नहीं पकड़ सकते हो कि तेरे वेबसाइट में या तेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस बंदे ने ऐसे क्यों बोल दिया। वो बोलेगा भाई इसके अंदर लाखों लोग रजिस्टर्ड है, मैं किसको किसको देखूंगा। और यदि मुझे यदि मिटाना है तो आप कोर्ट के ऑर्डर्स ले आओ, मैं मिटा दूंगा, क्या दिक्कत है। तो हर बात के लिए आप इंटरमीडिएट्स पर चढ़ नहीं पाओगे, इसी के ऊपर बेसिस है। तो यही होगा आपका आंसर। इट रेगुलेट्स द कंटेंट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नहीं, रेगुलेशंस के लिए तो नहीं है। क्या डालना है क्या नहीं डालना है ये सेक्शन 79 नहीं बता रहे। सेक्शन 79 is declaring that there is no liability on the part of the intermediaries for any third party putting any content in the online platform. The liability only exists when there is a court order and the court order will ask them to remove that content. If they do not do that, only then their liability will exist, otherwise not. या तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, या तो गवर्नमेंट बोल देगी इस बंदे ने कुछ भी डाला आपको उसको तुरंत हटाना विद इन ए मिनट। कल को बोल दिया कि भाई विश्वजीत दत्ता ने कोई भी कंटेंट डाला यूट्यूब में, आपको तुरंत हटा देना है उसको, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ही खराब होता है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द नेशन, या इनका कंटेंट पब्लिक में जाने लायक नहीं, हटा दीजिए इसको, तो वो हटाएंगे, उनकी लायबिलिटी बनेगी। तो इट रेगुलेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म? नो। इट अलाउज प्राइवेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑनलाइन डिफेमेशन? ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहे। ओनली ऑप्शन दैट सूट्स टू द सिचुएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखोगे तो यू विल गेट टू सी कि इसके अंदर सारे जो सवाल है ना बहुत ही नॉर्मल है। इट इज़ एब्सोल्युटली डायरेक्टली बेस्ड ऑन द पैसेज। तो मेरी सारे बच्चों से आप इनको करना, आराम से करना। आई एम नॉट हियर टू टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट एज टू what is to be read and on the basis of how somebody be able to calculate the answer of the questions. I'm just telling you what are the primary things that you need to do. The primary things are that you need to be aware of the basic content that are the part of the paper. There is no, I would say, content as declared by the flat consortium. It is your understanding, it is your ability to extract the most useful and the valid content as per the exams. देखिए सारे नोन कंटेंट है। तीसरा दिया, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023। प्रेस के ऊपर है, प्रेस के राइट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा पैसेज है। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत नॉर्मली समझ में आएगा, छोटा सा पैसेज है, बहुत छोटा सा। फिर क्वेश्चंस देखिए आप, उसके बाद वाला, देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, वेरी लेटेस्ट, लास्ट ईयर। तो हर साल गवर्नमेंट जिन एक्ट के ऊपर काम कर रही है पार्लियामेंट के अंदर और कानून बना रही है, उनका सोशल स्पेक्ट्रम में कितना यूटिलाइजेशन है, उसकी कितनी यूटिलिटी है, लोगों के लिए वो क्या है, क्यों है, उससे हम क्या सर्व करना चाहते हैं, and how do we regulate the conduct of the people in a society based on that particular subject is going to become the part of the paper. अब देखिए, these are very normal things that happens. आप यदि डे टू डे लाइफ में इतना पता कर लोगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में, आई कैन अश्योर यू दैट यू आर एबल टू ट्रेस द पेपर एज टू व्हाट इज गोइंग टू कम इन द पेपर। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चंस तो जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ही बने होंगे।
क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया है. द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 1 held that a child born of a void or voidable marriage can inherit the parents' share in a joint Hindu family property. फैमिली लॉ से इनहेरिटेंस के ऊपर ही पूरा का पूरा पैसेज है. आप क्या इनहेरिट कर सकते हो उसके ऊपर एक चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड क्या इनहेरिट करेगा. देखिए कितना, 3, 1, 2, 3 छोटे छोटे पैराग्राफ से बना हुआ ये पूरा का पूरा आपका पैसेज है. फिर ये छोटा सा आउटिंग देख सकते हो आप. ये पूरा का पूरा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा दिए गए जजमेंट के ऊपर ही बना हुआ है. तो यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रहे हैं विच हैज़ ए नेशनल वैल्यू, बिलीव मी दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्जाम्स. अब उसके ऊपर एक पैसेज, और पैसेज के अंदर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस बना दिए, और उन क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना और उसके आंसर्स लिखना. और यही एक पैसेज था लीगल रीजनिंग में जो थोड़ा सा बड़ा था. बिलीव मी, यदि कोई सवाल बड़ा होता है तो उसके आंसर्स उतने आसानी से मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट that it has illustrated each and every information within the question so that you are able to find out the answers of the questions. It is not a big task. A regular planning, a regular work, a regular practice can clear such kind of exams. Not too much of aggressive workload is required. हंसते गाते preparation हो सकता है. We are here to make you prepare. We are here to help you out in all such preparations across all the variety of sections. कल हम किसी और सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे. वी आर अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम्स. क्लास में आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. टेस्ट सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट बेसिस पर भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, एंड यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस. दिस इज विश्वजीत दत्ता साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. हैव ए ग्रेट इवनिंग. थैंक यू.